नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी, नई सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में जाइए। वहां पर एक सरकारी नौकरी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो देख सकते हैं तथा आप अपने योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म को भर सकते हैं तथा आप अपने योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो साथियों, आज भी मैं एक सरकारी नौकरी से संबंधित तथा इसके साथ साथ आपको सामान्य अध्ययन के 150 प्रश्न मिलने वाले हैं, इससे संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपसे यह ज़रूर आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको वैकेंसी के बारे में तो जानकारी हो ही जाए, उसके पश्चात आपको 150 प्रश्न भी की जानकारी हो जाए, आप उसे तैयारी कर लें। उसमें से जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उसे कृपया अपने नोटबुक में आप ज़रूर नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैकेंसी निकली हुई है मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती के लिए। आवेदन पत्र निकला हुआ वर्ष 2022 में। इसके लिए संस्थान का नाम है मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग। पद का नाम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। कुल पदों की संख्या देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या है 226। पदों का बंटवारा देख लेते हैं। पदों का बंटवारा इस प्रकार है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए कुल पद हैं 79। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए कुल पद है 143। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए कुल पद हैं 4। इस प्रकार 226 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आंगनबाड़ी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता के रूप में 5वीं पास से लेकर 12वीं पास तक महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। 5वीं पास से लेकर 12वीं पास तक अगर महिलाएं हैं तो इसे आवेदन कर सकती हैं। शैक्षिक योग्यता पद के अनुसार इस प्रकार है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता का निर्धारित किया गया है, तो उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास या 12वीं पास होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आंगनबाड़ी सहायिका या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 5वीं पास होना चाहिए। योग्यता शैक्षिक योग्यता 5वीं पास यहाँ होना चाहिए आंगनबाड़ी सहायिका या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। इन पदों के लिए आवेदन के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। वेतनमान देख लेते हैं। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होगी तो आपको वेतनमान की शुरुआत 5,000 से होगा और बढ़कर 11,000 तक हो जाएगा। कार्य करने का स्थान है मध्य प्रदेश के सागर संभाग में। सागर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी संभाग में आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। कौन भर सकता है? केवल महिलाएं भर सकती हैं। वेबसाइट का पता है www.wc.mp.gov.in। इस पर जाकर आप या बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश गूगल में सर्च करके आप इसके बारे में गूगल में यह भी सर्च कर सकते हैं मध्य प्रदेश द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती। वहाँ से आप इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इस पद के लिए भरिए। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया सागर संभाग आंगनबाड़ी भर्ती 2022 के लिए महिला एवं बाल विकास सागर संभाग द्वारा उम्मीदवारों को चयन हेतु नीचे वर्णित प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को सफलता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद रिटन एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद दस्तावेज का सत्यापन होगा। मध्य प्रदेश एमपी आंगनबाड़ी भर्ती 2022 का फॉर्म कैसे भरें उसके लिए यहाँ पर बताया गया है।
सबसे पहले यह जरूरी है कि आप जिस ग्राम या वार्ड के में वैकेंसी है आवेदिका ग्रामीण उसी ग्रामीण आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम क्षेत्र में का निवासी होना चाहिए। अर्थात आप जहाँ से जिस ग्राम या वार्ड से भरना चाहते हैं वहाँ का आपको निवासी होना जरूरी है। ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची आवेदन पत्र का प्रारूप और अन्य योग्यता संबंधित कार्यालय एवं संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, और वहाँ से आवेदन पत्र लेकर आप इसको ऑफलाइन भरना है। संबंधित संभाग की महिला आवेदक अपने पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र एवं आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, विधवा प्रत्यक्षता प्रमाण पत्र आदि सहित जिले के संबंधित महिला बाल विकास कार्यालय में अंतिम दिनांक तक कार्यालय समय में निर्धारित प्रारूप में जमा कर प्राप्ति का स्वीकृति प्राप्त कर लें। आपको फॉर्म भरकर मैनुअल जमा करना है, ऑनलाइन नहीं भरना है। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप विभाग को कॉल या मेल कर सकते हैं। आप जिस जिला में भरना चाहते हैं, जिस वार्ड में भरना चाहते हैं, वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा और वहीं पर आपको जमा करना पड़ेगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2022 को शाम 5 बजे तक रहेगी। मैं आपसे विशेष रूप से इस नियुक्ति से संबंधित आग्रह करूंगा कि आप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर जरूर जाइए और इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी चेक कर लीजिए। विस्तार से जानकारी चेक करने के पश्चात सही पाने के बाद ही आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन पत्र जरूर भरिए। साथियों, तो ये रहा संक्षिप्त में इस वैकेंसी के बारे में जानकारी। इस वीडियो के अगले चरण में आप 150 सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो में आगे तक भी बने रहिए तथा अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हसन निजामी और मुकद्दर ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? इसका सही उत्तर है चोल वंश से। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? इसका सही जवाब है भाग 11। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर है लॉर्ड चैमफोर्ड। आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग का क्या नाम है? उसका नाम है NH3। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तलचर में भारी पानी संयंत्र है, जो ये भारी पानी का प्रयोग न्यूक्लियर पावर स्टेशन में होता है, जहाँ से न्यूक्लियर तरह से बिजली का उत्पादन किया जाता है। कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापना की गई है उसकी? इसका सही उत्तर है HSL राउरकेला का जो लौह इस्पात संयंत्र है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापना की गई थी। दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता हिंद के उपाधि से नवाजा गया था, वह कौन था? तोता हिंद की उपाधि थी अमीर खुसरो की। प्रश्न 9, ओबरा किसके लिए जाना जाता है? उत्तर है ताप विद्युत घर। यहाँ थर्मल पावर स्टेशन है ओबरा में, इसके लिए फेमस है ये। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? यह सिंदरी में स्थापित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है।
अभ्रक के अग्रणी 2 उत्पादक देश कौन हैं? पहला भारत है, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है। कांगो रिपब्लिक किस खनिज उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है? यह है हीरा के उत्पादन में। आप जानते हैं कि साउथ अमेरिकी कंट्रीज में हीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है वर्ष 1930 में। कंप्यूटर में डाटा की गलती को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। जैसा कि आजकल अब जान ही रहे हैं कि बग को लेकर काफ़ी चर्चा रहती है। प्रश्न संख्या 16, भारत में रोलिंग प्लान लागू करने का श्रेय किसको जाता है? इसका सही आंसर है डीटी लकड़ावाला को जानता है। यह रोलिंग प्लान इन्होंने ही लागू किया था। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा का क्या नाम है? इसका नाम है हिंडनबर्ग रेखा। यह दोनों को, जर्मनी और पोलैंड को, एक दूसरे से अलग करती है। रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 20 सितंबर 2049 को। दूसरी बार रुपये का कब अवमूल्यन हुआ था? इसका सही जवाब है 6 जून 1966 को। रुपये का तीसरी बार कब अवमूल्यन हुआ था? इसका सही जवाब है 1 जुलाई 1991 को। प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है नेस्ट्रो अकाउंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 प्रश्न संख्या, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? यह थोक मूल्य सूचकांक पर है, जिसे WPI के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में से WPI, होल प्राइस इंडेक्स, अर्थात थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में गिरावट होती है? यह स्थिति है मुद्रा संकुचन या अस्फीति। मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने का क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मुद्रा अस्फीति। सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का कितना हिस्सा है? यह 13.67%। 1950-51 में भारत के सकल उत्पाद में अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि का कितना योगदान था? उस समय था 52.2%। आगे देख लेते हैं। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? जैसा कि आप जानते हैं भी हैं इसके बारे में। यह ठंडे के मौसम में किया जाता है। यह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किया जाता है। रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? इसका सही जवाब है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि आती हैं। खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई में की जाती है, बारिश के समय में की जाती है मोस्टली। खरीफ फसलों में कौन सी फसलें आती है? ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आदि। ये खरीफ फसल है, इसको याद कर लीजिए। जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? जायद की फसल मार्च से जुलाई के बीच में पैदा किया जाता है इसको। जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती है? इसमें आती है तरबूज, खरबूज, ककड़ी और पशु चारा। व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती है? तो इसमें सही आंसर है कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू, जिससे आप बिक्री कर सकते हैं, जिसे बेच सकते हैं,
जो जीवन निर्वाहक फसल नहीं है उसे व्यापारिक फसल या नकदी फसल कहते हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है, वह है चावल। चवालीस, देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? इसमें नाइट्रोजनी उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 45, विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक होने का गौरव किसे प्राप्त है? भारत को प्राप्त है। रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान प्राप्त है। रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखेंगे तो पहला है स्थान है। हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? याद रखिए, गेहूं के फसल में हुई थी। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का पहला स्थान है इसमें। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? मोटे अनाज के अंतर्गत आता है बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, जौ। कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है भारत। भारत विश्व दूध उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान है दूध उत्पादन में। कुल पशुओं की संख्या के दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कुल पशुओं की संख्या के दृष्टि से विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है? इसका सही आंसर है ब्राज़ील। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? वर्ष 1970 में किया गया था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है? दूध से। दूध के लिए शुरू किया था, आपको मालूम ही होगा है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इसका जनक माना जाता है। विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का इसमें छठा स्थान है। विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। मोती देने वाली मछलियां कहाँ पकड़ी जाती है? मन्नार की खाड़ी में। सर्वाधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती है? भारत के गुजरात राज्य में। ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती है? पश्चिम बंगाल में। कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है? पश्चिम बंगाल। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। आपसे यहाँ पर बीच में मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? कृपया इसे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप इसके बारे में, गुलाबी क्रांति के बारे में जानते हैं या नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 69, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न संख्या 70, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी? 1770 ईस्वी में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? 1806 ईस्वी में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी? 1840 ईस्वी में।
बैंक ऑफ मद्रास की कब स्थापना की गई थी? 1843 में, 1843 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल को आपस में मिला करके किस बैंक की स्थापना की गई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आप जानते भी हैं इसे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1921 में। प्रश्न संख्या 76, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1955 में, 1955 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1865 ईस्वी में। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1881 में। पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्य करना कब शुरू किया? 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1949 में। 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सन 1980 में। भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक, शेड्यूल बैंक बोला जाता है। किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर निजी बैंक क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई? यह था नरसिम्हन समिति। देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? यह कोचिंग में किया गया था। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? 14 जून 1995 को। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 जून 1948 तक। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4 होते हैं। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के नोट को जारी कर सकता है? 10,000। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य तक के वर्ग के सिक्के को जारी कर सकता है? वो नोट था या सिक्का? 1,000 रुपये। रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 3 फरवरी 1995 को। उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों का जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है? इसे बैंक दर बोलते हैं, बैंक रेट के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद रूप से रखना अनिवार्य है। उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, CRR। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को किसका जनक माना जाता है? जैसा कि आप सब जानते भी हैं, हरित क्रांति का जनक माना जाता है इनको, ग्रीन रिवॉल्यूशन का। राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना कब की गई? 22 दिसंबर 1977 को। भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई? सन 1971 को। भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम DICGC कब किया गया? इसका सही उत्तर है 1978 में। प्रश्न संख्या 100 आ गया।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनियमन कब समाप्त कर दिया? यह है 25 अक्टूबर 2011 को। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक में वर्तमान कितने बैंक हैं? 5 बैंक हैं, पहले 6 थे। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं? ये सहयोगी बैंक हैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एवं स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। भारतीय स्टेट बैंक के किन सहयोगी बैंकों में उसमें विलय कर दिया गया? ये देखिए, बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड बैंक ऑफ इंदौर को विलय कर दिया गया। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT देश में कब शुरू की गई? अक्टूबर 2005 में। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब की गई? वर्ष 1994 में। भारत की पहले डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना कब की गई? 8 नवंबर 1996 ईस्वी में। देश की दूसरी डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL की स्थापना कब की गई? यह की गई है फरवरी 1998 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। बाद में इसका नाम चेंज करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स की शुरुआत कब की गई है? वर्ष 1986-87 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्य पर आधारित होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 शेयरों के मूल्य पर आधारित रहता है। प्रश्न संख्या 11, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? 12 अप्रैल 1988 को। सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया गया? वर्ष 1992 को। भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? 15 जुलाई 2010 को। डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल एवं नॉन जुडिशियल स्टाम्प भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के चेक, बॉन्ड, NAC, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, सुरक्षा दस्तावेज और प्राइमरी और प्रोमिसरी नोट कहाँ छापे जाते हैं? ये छापे जाते हैं इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है? नासिक रोड, महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 116, 5, 10, 50, 100, 500 तथा 1000 रुपये के नोट कहाँ छापे जाते हैं? इसका सही जवाब है करेंटी नोट प्रेस, नासिक रोड में। नासिक में है ये भी। सिक्योरिटी पेपर मिल कारखाना कहाँ स्थित है? यह होशंगाबाद में स्थित है। यहाँ पर नोट के लिए, चेक के लिए कागज़ तैयार किया जाता है, पेपर तैयार किया जाता है। सरकारी टकसालें किन शहरों में स्थित हैं? तो ये हैं मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। टकसाल में सिक्के बनते हैं। किस खनिजों को प्लम्बगो के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? इसका सही जवाब है 1980 में। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर किया था? कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना का अवधि काल क्या निश्चित की गई? 1980 से 1985। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन।
किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्तित्व वर्ष स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को अपनाया गया? इसका सही जवाब है छठी पंचवर्षीय योजना। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, ट्राइसेम, डकवारा, RLEGP किस योजना में लागू किए गए? ये छठी योजना में लागू किए गए। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया? ये छठी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घावधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना। किस योजना से क्वेश्चन रिपीट हो गया है? क्वेश्चन दूसरा आगे देख लेते हैं। विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिए। अलकनंदा नदी पर। विष्णुगढ़ पीपल कोठी विद्युत जल परियोजना अलकनंदा नदी पर। कोपेनहेगन किस देश में है? जैसा कि आप जानते भी हैं डेनमार्क में है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। सर्वाधिक आयु वाला प्राणी कौन सा है? कछुआ। जैसा कि हम जानते भी हैं कछुआ हजारों साल भी जीता है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन रावी नदी पर स्थित है। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट, जो दक्षिणी भारत के शासक थे राष्ट्रकूट। 134 एलिफेंटा दारा किस देश में है? दारा ये है श्रीलंका में, और एलिफेंटा गुफा भारत में है, मुंबई के पास है। केप कैर्नेवल जहाँ से स्पेस शटल छोड़ा जाता है किसके तट पर स्थित है? ये फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। प्रश्न 136 भारत के किस राज्य में दो महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है जिसमें एक अरब सागर की तरफ तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है? किस स्थान से? तो यह स्थान है अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश में है। एक महान धार्मिक उत्सव महामस्तकाभिषेक किसके लिए किया जाता है? बाहुबली के लिए। विश्व के किस महाद्वीप से रेगिस्तान सीमा रेखा है, मतलब छूती है? यूरोप में। भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये बैरन द्वीप में है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि बैरन द्वीप भारत में कहाँ स्थित है? इसका जवाब कमेंट करके बताइए हमें। अरल सागर किन दो देशों के सीमा पर स्थित है? इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर। प्रश्न संख्या 141 ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सुहाना जलवायु पाई जाती है? इसका सही जवाब है क्वींसलैंड में, उत्तरी भाग में। पाकिस्तान का रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? चिनाब एवं रावी नदी के बीच में। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? यह गोंड है, यह छत्तीसगढ़ में प्राय पाया जाता है, यह आदिवासी ग्रुप। भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बकरी से प्राप्त होता है। अगर भेड़ आंसर आता है तो आप भेड़ आंसर नहीं देंगे, इसका सही आंसर है बकरी। पश्मीना ऊन टॉप क्लास का ऊन है जो बकरी से प्राप्त होता है। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन सा गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? इसका है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 147 भारत में स्टॉक एक्सचेंज
के कार्य को कौन नियमित करता है, विनियमित करता है? जैसे आप जानते भी हैं, सेबी करता है। प्रश्न संख्या 148, किसान क्रेडिट कार्ड की शुभारंभ कब हुआ? वर्ष 1998 में। प्रश्न संख्या 149, वर्ष 1997 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो क्योटो में हुआ था। क्योटो सम्मेलन के नाम से भी फेमस है। प्रश्न संख्या 150, अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है नाइजीरिया। तो साथियों, ये रहा 150 प्रश्नों का प्रश्न बैंक। मुझे आशा है कि आप इसमें से बहुत जानते भी होंगे। बहुत हल्के प्रश्न हैं और कुछ आपको इसमें नए प्रश्न भी मिले होंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसे अलग डायरी या नोटबुक में नोट कर लीजिए तथा इसे प्रतिदिन पढ़िए, ताकि आपकी सामान्य अध्ययन की तैयारी प्रत्येक दिन होते जाए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस नोटबुक को सोने के समय ज़रूर एक बार रिवीजन करें, ताकि इन क्वेश्चनों का आंसर आपको अच्छी तरह याद हो जाए। तो साथियों, मुझे आशा है कि इसमें वैकेंसी, आंगनबाड़ी वैकेंसी तथा 150 क्वेश्चनों के प्रश्न बैंक का सम्मिलित रूप का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने उन साथियों, बेरोजगार साथियों, बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार भाइयों बहनों और बेरोजगार संबंधियों में अवश्य शेयर कीजिए, जो सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी को खोज रहे हैं, ताकि वे भी मेरे इस वीडियो को देखकर इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार साथी, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी सरकारी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को भी दबाने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो, आपको इसकी सबसे पहले सूचना मिल जाए। साथियों, आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरे इतने बड़े लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा तथा अपने दोस्तों में शेयर किया तथा आपने इसे सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब के लिए किया, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं तथा आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो तथा सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।